तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी का वायरल मॉडल पेपर जो कि 22 फरवरी के लिए बहुत ही उपयोग सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों को हम जल्दी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, टाइम को बिल्कुल ही वेस्ट नहीं करेंगे आपका। ठीक है, तो आपको जल्दी से इन प्रश्नों को तैयार कर लेना है जो कि 22 फरवरी में लिए काफ़ी अच्छे उपयोग सिद्ध होने वाले हैं। ठीक है, 22 फरवरी के लिए। ठीक है, तो आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, जो कि आपको कुछ यहाँ पर पॉइंट भी दिए जाएंगे, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। टाइम आपका 3 घंटा 15 मिनट होगा। पूर्णांक सभी को पता होगा 70 का होगा। ठीक है, तो आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक है। जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक है? ठीक है, तो ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी है द्विवेदी युग, ऑप्शन सी शुक्ल युग, ऑप्शन डी है शुक्लांतर युग। जो बाबू गुलाब राय हैं वो किस युग के लेखक हैं? ठीक है, तो बाबू गुलाब राय जो हैं वो बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? तो बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। किसके? शुक्ल युग के लेखक हैं, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि चिंतामणि किस विधा की रचना है। जो चिंतामणि है वो किस विधा की रचना है? ठीक है, तो चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है चिंतामणि। निबंध विधा की रचना है और किसकी है? ठीक है, किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। किनकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि जो है वो निबंध विधा की रचना है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गबन किसकी रचना है? गबन, सेवा सदन, गोदान, ये सारी रचनाएं जो है मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद्र की हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद्र की। तो गबन किसकी रचना होगी? मुंशी प्रेमचंद्र की। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? ठीक है, 1936 से 1943 तक, 1919 से 1938 तक, 1900 से 1918 तक। ठीक है, और उन उपरोक्त में से कोई नहीं। जो शुक्ल युग की समय अवधि वो 1919 से 1938 तक है। कहाँ कितनी है? 1919 से 1938 तक है। ठीक है, 1919 से 1938 तक है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जो नीड़ का निर्माण है वो फिर किस विधा की रचना है? ठीक है, तो नीड़ का निर्माण जो रचना है वो किस विधा की रचना है? तो वो आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास जो है वो किस युग की रचना है? ठीक है, जो प्रिय प्रवास जो रचना है वो किस युग की रचना है? तो वो द्विवेदी युग की रचना है। किस युग की? द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मधुशाला किसकी रचना है? ठीक है, जो मधुशाला है वो किसकी रचना है? तो वो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की रचना है। ठीक है, तो अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या? प्रश्न नंबर 8। ठीक है, तो अगला प्रश्न की भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? ठीक है, तो ऑप्शन है सियाराम शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन सी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो जो भारत भारती रचना है वो किसकी है? वो मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक काल कब से कब तक है? जो आधुनिक काल है वो कब से कब तक है? जो आधुनिक काल है 1843 से अब तक जो है वो हमारा आधुनिक काल है। ठीक है, 1843 से अब तक का जो है वो आधुनिक काल है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? मतीराम किस युग के कवि हैं? जो मतीराम है वो किस युग के कवि है? जो मतीराम है वो रीत काल युग के कवि है। मतीराम किस युग के कवि है? रीत काल युग के कवि है। मतीराम, बिहारी, भूषण, ये सारे किसका युग के कवि हैं? रीत काल युग के कवि हैं। ठीक है, हास्य रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का स्थायी भाव, हास्य, हास्य मतलब क्या? हास मतलब जिसमें हंसी की बात की जाए। ठीक है, शोक ये दुख होगा नहीं, रति निर्वेद, हास, हास नामक स्थायी भाव विवाह अनुभाव और आचार्य भाव के सहयोग से हास्य रस उत्पन्न होता है। तो क्या किस कौन सा शब्द आएगा? हास। ठीक है, तो इसका अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? सोत ओढ़े पीत पर श्याम सलोने गात, मानो नीलमण शैल पर आता पर्व प्रकाश। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मन मानो जन जानो वाले शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, तो इसमें क्या मानो आ गया। ठीक है, इसमें क्या आ गया? मानो आ गया, तो मतलब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? सभी को पता होगा। रोला छंद में जो होते हैं चरण
वो कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 14 क्या है कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो आ, ठीक है, जिसमें आगे जोड़ा जाए, आगे जोड़कर जो शब्द बनाए जाते हैं वो हमारे उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो आकर्षण, तो इसमें क्या आ निकल रहा है? तो आगे आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आ, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो वाक्य के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, ठीक है। तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। कुल कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। पीताम्बर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। आंसू का तत्सम रूप है। आंसू का तत्सम रूप क्या है? आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु, ठीक है। आंसू का तत्सम रूप अश्रु होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, भाव की प्रधानता, इनमें से कोई नहीं। तो कृतवाच्य में जो प्रधानता है वो कर्ता की प्रधानता, किसकी है? कर्ता की प्रधानता है। शब्द में वचन एवं विभक्ति होगी, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन होगी, ठीक है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में सर्वनाम है। निम्नलिखित में सर्वनाम है, ठीक है। मतलब सर्वनाम का क्या होता है? निम्नलिखित में सर्वनाम, सर्वनाम क्या होता है? मनुष्य, बचपन, वो है तो वह, ही सी इट दे, ये हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। ही सी इट, ये हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम। तो निम्नलिखित में सर्वनाम वह है, ठीक है। तो आई होप आपको ये मॉडल पेपर अच्छे ही समझ में आया होगा, ठीक है। पर इसके बाद खंड बा आपका शुरू होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। ये पूर्णांक जो होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। 20 नंबर के आपके ओमार के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, इनको आपको बहुत ही अच्छे से बेहतर से तैयार कर लेना है। ये जो मॉडल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम में के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, ठीक है। इसके बाद यहाँ वर्णनात्मक प्रश्न होंगे जो कि पूर्णांक आपका 50 का होगा, जिसमें आपको 6 नंबर की या 6 नंबर की या गद्यांश मिलेंगे, ठीक है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो कि 6 नंबर के होंगे। प्रत्येक 3 प्रश्न दिए जाएंगे, इसमें 3 प्रश्न दिए जाएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, ठीक है। सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना होगा, उसके बाद आपको रेखांकित अंश की व्याख्या लेकर के अनुसार समझ में बनता है एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जो कि इसी गद्यांश में होगा। आपको ये देख कर लिखना होगा, ठीक है। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक करना होगा। 2 गद्यांश दिए जाएंगे, 2 में से आपको एक गद्यांश को करना होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको एक पद्यांश मिलेगा, ठीक है। पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। जो भी वो भी 6 नंबर के होंगे। 2 मिलेंगे आपको पद्यांश, जिनमें से आपको एक करना होगा जो आता हो, ठीक है। उसके बाद आपको संस्कृत का गद्यांश मिलेगा, ठीक है। इस बार संस्कृत का गद्यांश मिलेगा, जो कि 2 गद्यांश संस्कृत के भी मिलेंगे, ठीक है। 2 गद्यांश संस्कृत के भी मिलेंगे। 5 नंबर का होगा, जिनमें से एक आपको करना होगा, ठीक है, संदर्भ सहित, ठीक है, जिसमें संदर्भ और हिंदी अनुवाद करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको संस्कृत के भी पद्यांश मिलेंगे, ठीक है। संस्कृत के भी पद्यांश मिलेंगे, जिनमें 2 आपको श्लोक दिए जाएंगे, जिनमें से एक की हिंदी व्याख्या करनी होगी संदर्भ सहित, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे। आपको पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दिए, मतलब खंड काव्य दिया जाएगा आपकी जिला में, डिस्ट्रिक्ट में जो भी खंड काव्य हो, आपको उसको याद कर लेना, पढ़ लेना है, आपको उसी खंड का आपको करना है, ठीक है। अब ये जिला वाइज होता है, ठीक है। ये जिला के हिसाब से होगा आपके जिला में कौन सा खंड काव्य है, ठीक है। उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 6 पर आपको क्या मिलेगा? प्रश्न नंबर 6 पर आपको मिलेंगे जीवन परिचय, ठीक है, जिसमें से 3 जीवन परिचय आपको दिए जाएंगे और एक आपको करना होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 पे जीवन परिचय मिलेंगे, जिसमें से 3 आपको दिए जाएंगे और एक आपको करना होगा, ठीक है। एक आपको करना होगा, जैसे इसमें 3 दिए गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं, ये तीनों ही जीवन परिचय जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। आपको प्रश्न नंबर 6 पर भी 3 जो है कवियों के जीवन परिचय दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक करना होगा। ये 5 नंबर के जीवन परिचय होंगे, ठीक है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत, महाकवि सूरदास, ये तीनों, ये भी तीनों इम्पोर्टेंट हैं। आपको इन ये 3 और वह 3, ये 6 जीवन परिचयों को याद कर लेना है। इन्हीं में से 2 मतलब आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, इन्हीं में से। ये 100% हम कह सकते हैं, ये 100% कह सकते हैं, ये 100% कह सकते हैं कि ये जीवन परिचय आप में से आपको एक जरूर ही मिल जाएंगे, ठीक है।
उसके बाद आपको प्रश्न नंबर 7 पे क्या मिलेगा, इस प्रश्न नंबर 7 में मिलेगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है, मतलब आपको 3 श्लोकों को याद करना है, 3 श्लोकों को याद करना है। आपको कमेंट करके ज़रूर ही बता दें, तो हम उन श्लोकों को भी लेकर आएंगे। आपको 3 श्लोकों को तैयार करना है, उनमें से 2 तो आपको पद्यांश में मिल जाएंगे, लेकिन एक नहीं मिलेगा, आपको उसी को एक नहीं मिलेगा, उसी को आपको लिख देना है। उसके बाद आपको संस्कृत के कुछ प्रश्न मिलेंगे, उन्हें करना होगा। ठीक है, जो कि संस्कृत के 4 प्रश्न मिलेंगे, उनमें से 2 आपको करने होंगे। उसके बाद एक निबंध लिखना होगा, प्रश्न नंबर 9 पे एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, जो कि 4 निबंध मिलेंगे, उनमें से एक करना होगा, 7 नंबर का निबंध आएगा। और उसके बाद अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। एक पत्र मिलेगा या फिर किसी भी एक, मतलब एक पत्र मिलेगा, आपको एक पत्र लिखना है जो कि 4 नंबर का आएगा। ये आपके 10 क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और आप अपना टाइम बिल्कुल ही वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाते रहें। ठीक है, और आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं, यहाँ पर भी आपको सारे मॉडल पेपर कराए जाएंगे, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर यहाँ पर आपको कराए जाएंगे। रेगुलर वाइज आपको क्लासें मिलती रहेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।